इंडियाज गॉट लैटिन पे टिप्पणी के मामले में रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इलाहाबादिया को शो करने की इजाजत भी अदालत ने दे दी है। इलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि टिप्पणी भी की और यह कहा कि 280 लोग चूंकि इस शो से जुड़े हुए हैं इसलिए हम राहत दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से YouTube पर एक फेमस वल्गर शो इंडियाज गॉट लैटेंट में अपनी भूमिका को लेकर कई चेहरे बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, जिसमें समय रैना, अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया भी शामिल थे। इसी शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के कुछ बयान की वजह से, जिसकी यहाँ चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे देश में उसका विरोध हुआ था और महाराष्ट्र, राजस्थान और असम पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। उसी FIR के सिलसिले में उसके बाद सोशल मीडिया में उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर अश्लीलता के अपराध के लिए दर्ज उस FIR में गिरफ्तारी से उन्हें अंतरिम संरक्षण के लिए इस शर्त पे रिहा किया गया था कि आगे वो कोई भी शो प्रसारित नहीं करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का ये आदेश यूट्यूबर की उस याचिका के बाद आया जिसमें उसने कहा था कि ये उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। ऐसे में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजीविका के स्रोत या आजीविका के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश या पहले के निर्णय या उपलब्ध संवैधानिक प्रावधानों को जानना अहम हो जाता है। आपको बता दें कि भारत में आजीविका के अधिकार को संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन न्यायिक रूप से इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। ये अधिकार मेनली हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कई दिशा निर्देशों पर बेस्ड है। इसमें पहले हम संवैधानिक पहलुओं को देख लेते हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट को देख लेंगे। तो अब अगर पहले आजीविका के अधिकार का संवैधानिक आधार देखें तो अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए इसमें आजीविका के अधिकार को भी शामिल किया है, जिससे ये एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट बन गया है। इसी के साथ इससे रिलेटेड राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP में प्रावधान देखें तो इसके अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियों को इस दिशा में निर्देशित करेगा कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले। आगे अनुच्छेद 41 में भी कहा गया है कि राज्य को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के लिए प्रावधान करना चाहिए। जैसे अगर किसी छोटे शहर में कोई इंडस्ट्री या कारखाना बंद हो जाता है तो स्थानीय सरकार या सरकार को प्रभावित श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए या बेरोजगारी लाभ या भत्ता प्रदान कर सकती है। उसी तरह अनुच्छेद 43 में भी श्रमिकों के लिए जीविका योग्य मजदूरी, काम की एक अच्छी स्थिति, अवकाश का समय और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। ये तो रहे संवैधानिक प्रावधान। अब आगे अगर आजीविका के अधिकार से संबंधित न्यायिक व्याख्या या सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय की बात करें तो ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। इसी में पुनर्वास के बिना फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को वहां से बेदखल करना भी असंवैधानिक माना गया था। इसी तरह DK यादव बनाम JMA इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1993 में रोजगार की मनमाने ढंग से समाप्ति या बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के नौकरी से टर्मिनेट करने को भी अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार का उल्लंघन माना गया था। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट MC मेहता बनाम भारत संघ 1997 है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कारणों से दिल्ली में इंडस्ट्रीज या कारखानों के बंद होने की वजह से श्रमिकों की आजीविका अधिकारों की रक्षा के लिए पुनर्वास नीति की एक ज़रूरत बताई गई थी और साथ ही इसके प्रबंध को सरकार की भी जिम्मेदारी बताई गई थी। ये तो रही बात आजीविका से संबंधित स्पेसिफिक प्रावधान की, जिन्हें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अभी इसे बदलते माहौल जैसे AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव या क्लाइमेट चेंज के असर, जिससे नौकरियों पर सीधे असर पड़ेगा, इस पॉइंट को कनेक्ट करके भी आपसे एग्जाम में आजीविका के अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।